फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो ये हमारे पास क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जो है इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉजेज की एंड रिस्क फैक्टर की ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉज आता है वो है लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग। तो अगर कोई जो है वो लॉन्ग टर्म से सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, लॉन्ग टर्म से सिगरेट जो है या फिर स्मोकिंग जो है वो कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो स्लोली जो है वो इन्फ्लेम्ड कर रहा है, इरिटेट कर रहा है अपनी एयरवेज को, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है, जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है सीओपीडी का। तो फर्स्ट रिस्क हमारे पास क्या आ गया, लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग, या फिर लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग भी आ सकता है और साथ साथ अदर इरिटेंट्स आ सकते हैं। अगर कोई दूसरे इरिटेंट्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं, कहीं पे कोई स्मोकिंग हो रही है और वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म से उसके पास जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं उसके तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी जो स्मोकिंग की जो वो धुआं होता है वो आपके एयर के ज़रिए जो है आप उसे इनहेल कर सकते हैं, और वो भी जो है वो आपके एयरवेज को क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है, ठीक है, इन्फ्लेम कर सकता है, इरिटेट कर सकता है। तो वो भी क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है किस चीज़ का, सीओपीडी का। दूसरा हमारे पास जो कॉज आता है वो है एस्थमा। एस्थमा जो है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर जो है उसमें भी पढ़ा था कि एस्थमा क्या होता है, कि एस्थमा में हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे जो एयरवेज हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्टेड एयरवे हो जाती है, जिसकी वजह से एयर फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है। और एयरवेज जो होती है ना, इसमें जो मेन पॉइंट था इसका वो ये था कि एयरवेज जो होती हैं इसमें वो क्या हो जाती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो, या फिर हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो शो करती हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो कॉज आता है वो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि क्या होती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये है हमारे पास प्रोटीन जो कि प्रोड्यूस होती है इन लीवर में। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि लीवर में प्रोड्यूस होती है। ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारे लंग्स को फ्रॉम इन्फ्लेमेशन से, इन्फेक्शन से और इरिटेंट से। अगर तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, डेफिशिएंसी। अगर तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो क्या चीज़ कॉज कर रहा है कि वो हमारे लंग्स को इन्फ्लेमेशन से, इन्फेक्शन से और इरिटेंट से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि एम्फाइसीमा में क्या हो रहा था कि हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल थे उसके ऊपर एयर सैक्स या फिर एल्वोलाई जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। उन एल्वोलाई या एयर सैक्स जहाँ पर हमारे पास एक्चुअल गैस एक्सचेंज हो रहा होता है, वहाँ पर क्या हो जाती है, उनकी जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जो एयर सैक्स या फिर जो एल्वोलाई हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लॉस कर देते हैं अपनी इलास्टिसिटी को, जिसकी वजह से एयर जो है वो उन्हीं के अंदर जो है वो ट्रैप रह जाती है और एल्वोलाई जो है वो ओवर एक्सपेंडेड हो जाते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, जो कि कॉज है हमारे पास किस चीज़ का, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर का। उसके बाद आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है लॉन्ग टाइम से जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही है ब्रोंकाई के अंदर और वहाँ पे म्यूकस की एक्यूमुलेशन भी हो रही है। तो ये भी क्या है, रिस्क फैक्टर है या फिर कॉज है किस चीज़ का, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या सीओपीडी का। उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट वो है हमारे पास ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड केमिकल। अगर आप इसका मतलब है कि अगर आप कोई ऐसी जगह जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पर डस्ट है या फिर जहाँ पर केमिकल्स का यूज़ है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि वो आपकी एयरवेज को इन्फ्लेम कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सीओपीडी। उसके बाद एक्सपोजर टू फ्यूम्स फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल। बर्निंग फ्यूल से जो फ्यूम जो है वो बनती है, अगर आप वहाँ पे एक्सपोज हो रहे हैं तो
तो वो भी कॉज कर सकता है। और लास्ट जो हमारे पास कॉज और या फिर रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिकली कैसे हो सकता है कि जेनेटिकली अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, जेनेटिकली अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो डेफिशिएंट है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि लंग्स जो हैं वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे इन्फ्लेमेशन से, इन्फेक्शन से और इरिटेंट से। तो ये थे हमारे पास सारे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर किस चीज़ के, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर के। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर की पैथोफिजियोलॉजी की। नाउ अब हम लोग बात करेंगे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये जो डिसीज कंडीशन है ये कैसे जो है वो डेवलप हो रही है, इसको हम लोग किस में डिस्कस करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो ड्यू टू कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ सीओपीडी के जो कॉजेज और रिस्क फैक्टर हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, इधर वो सिगरेट स्मोकिंग थी, सेकेंड हैंड स्मोकिंग थी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी थी, वो कोई भी कॉज या फिर रिस्क फैक्टर था, उसकी वजह से क्या होता है। पहले हम लोग एक पोर्शन डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है वो दूसरा पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन हो रही है। यानी कि क्या होगा कि जो हमारे पास ब्रोंकाइज हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, इधर वो स्मॉल है या लार्ज ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं, उनमें क्या हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी और इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अब इस इरिटेशन और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो म्यूकस की हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी, म्यूकस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लग पड़ेगा। उस और क्या होगा, साथ सीलरी डिसफंक्शन हो जाएगा। सीलरी डिसफंक्शन क्या है कि हम लोगों ने पीछे जो है वो पढ़ा था कि सीलिया जो होते हैं वो वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि जिन्होंने म्यूकस जो है उसको एक्सपेल करना होता है। तो क्योंकि ये जो है उनकी डिसफंक्शनिंग हो गई, ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं सीलिया, तो उनकी वजह से क्या होगा कि वो म्यूकस को एक्सपेल नहीं कर पाएंगे। म्यूकस, एक तो म्यूकस की हाइपर सिक्रीशन हो रही है और दूसरा जो सीलिया भी डिसफंक्शन होने की वजह से वो म्यूकस को एक्सपेल भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एडीमा एंड स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। एडीमा यानी कि जो फ्लूइड की कुमुलेशन हुई हुई है और जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा कि नैरोइंग हो जाएगी ऑफ द स्मॉल एयरवेज। जो स्मॉल एयरवेज हैं वो नैरो हो जाएंगी म्यूकस सिक्रीशन की वजह से और एडीमा की वजह से क्या हो जाएंगी, वो नैरो हो जाएंगी। और उसके साथ साथ क्या होगा कि जो हम इंक्रीज इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जब भी कहीं पे इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इन्फ्लामेशन की वजह से ब्रोंकियल इरिटेशन और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं वो वहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो हैं वहाँ पर आएंगे जब, तो क्या होगा कि फाइब्रोसिस होगी एंड थिकनिंग ऑफ द ब्रोंकियल वॉल्स। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है कि हार्डनिंग हो जाना। तो वहाँ पे ब्रोंकियल वॉल्स जो है वो थिक हो जाएंगी और हार्ड हो जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अपनी इलास्टिसिटी जो है, उनके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो नहीं रहेगी हार्डनिंग की वजह से। और उसकी वजह से भी क्या होगा कि नैरोइंग ऑफ द स्मॉल स्मॉल एयरवेज जो है वो नैरो हो जाएंगी, एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और ये अल्टीमेटली लीड करेगा किस चीज़ को, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाएगी ऑफ इलास्टिक इन कनेक्टिव टिश्यूज टू ऑफ लंग्स। यानी कि हमें पता है कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है उसका काम क्या होता है कि उसने प्रिवेंट करना होता है, किस चीज़ को प्रिवेंट करना होता है, उसने इरिटेशन को और इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स को प्रिवेंट करना होता है, उसने इलास्टिसिटी को बनाए रखना होता है। उसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ लंग्स जो हैं या फिर जो हमारी एयरवेज हैं उनके अंदर जो इलास्टिसिटी थी वो क्या हो जाएगी, उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसकी इलास्टिक एयरवेज की इलास्टिक सिटी जो है उसकी ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द ब्रोंकियल वॉल्स की जो इलास्टिसिटी जो थी ना उस वो भी लॉस हो जाएगी। यानी कि उसकी जो रिकॉयल करने की पावर थी कि वो एक्सपैंड हो रहा था और रिकॉयल हो रहा था। ब्रोंकियल वॉल्स जो है वो एक्सपैंड, जब एयर आ रही थी वो एक्सपैंड हो रहे थे, एयर जा रही थी तो वो रिकॉयल हो रहे थे, वो वाली जो चीज़ है वो भी लॉस हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्व्यूलर वॉल्स एंड कैपिलरीज। जो एल्व्यूलर वॉल्स हैं और जो कैपिलरीज हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। डिस्ट्रक्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि वॉल्स जो हैं वो उनकी
रिकॉइल इलास्टिक जो है उन्होंने वो लॉस कर दिया। अब जो गैस है, जो एयर है, वो एल्वोलाई के अंदर आई है, वो वहीं पड़ी रह जाएगी क्योंकि उनकी जो इलास्टिसिटी है वहीं ख़त्म हो गई है, तो वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। उसकी वजह से अब इनमें इसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल्स एंड कैपिलरीज की वजह से क्या होगा, एक तो इन लार्ज एयर स्पेसिस, जो एयर स्पेसिस हैं वो इन लार्ज हो जाएंगी। जैसे कि ये एक नॉर्मल एयर स्पेस है तो ये क्या हो जाएगी, ये इन लार्ज हो जाएगी। इन लार्ज क्यों हो जाएगी ये, क्योंकि जो एयर इसमें प्रेजेंट थी वो यहीं पे रह जाएगी। वो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर इन एयर स्पेसेस में प्रेजेंट है, वो इसकी रिकॉइल जो इसकी पावर थी वो ख़राब होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, वो यहीं पे पड़ी रह जाएगी। ये एक्सपैंड ही रहेंगे, ये रिकॉइल नहीं होंगे। तो ये एयर स्पेसेस जो हैं वो इन लार्ज हो जाएंगी, एयर यहीं पे रह जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, जो ऑक्सीजन है जिसने अंदर आना है वो अंदर नहीं आ पाएगी। एयर ट्रैप्ड ऑन द एक्सपायरेशन, एयर जो है वो इन एयर स्पेसिस के अंदर जो है वो ट्रैप्ड ही रह जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। और जब हम लोग एक्सपायर करेंगे तो वो बाहर नहीं जा पाएगी, और जो बाहर वाली एयर है वो अंदर नहीं आ पाएगी। और इम्पेयर्ड गैस डिफ्यूजन जो है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। और ये सब चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली क्या कॉज करेंगी, एम्फाइसीमा को कॉज करेंगी। और ये जो दोनों डिसीज़ हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, ये दोनों डिसीज़ मिलके जो है वो क्या कॉज करेंगी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जो है इसको कॉज करेंगी। नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर की। ना अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब साइंस एंड सिम्टम्स। जब यानी कि किसी पर्सन को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या फिर सीओपीडी होता है तो वो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो शो करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रोनिक कफिंग, यानी कि वो उसे जो है वो काफ़ी टाइम से जो है उसे कफ होगी, ठीक है, जो विद स्पूटम। स्पूटम मतलब कि वो एक्सपेल करेगा स्पूटम को, कफिंग के अंदर वो स्पूटम को एक्सपेल करेगा। स्पूटम का मतलब है कि ये म्यूकस है जो कि हमारी एयरवेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी एयरवेज के अंदर म्यूकस की अकुमुलेशन हो गई है। वो म्यूकस है जो कि हमारे पास कफिंग के अंदर जो है वो एक्सपेल होगा। और ये जो म्यूकस है ये क्या होगा, ये थिक होगा और क्लाउडी होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है डिस्निया। डिस्निया क्या है कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारी जो एयरवेज हैं वो क्या हो चुकी हैं, वो नैरो हो चुकी हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिस्निया हो जाएगा। डिस्निया क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि हम लोग जब ब्रीथिंग करेंगे तो हमें उसमें डिफ़िकल्टी फील होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो एयरवेज हैं उनके अंदर एयर जो है वो ट्रैप्ड हो चुकी है, तो इसीलिए हमें जो है वो ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। थर्ड वन इज विजनिंग। विजनिंग क्या होता है कि विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी कि जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें विस्लिंग साउंड आता है। ये क्यों होता है, विजनिंग क्यों होती है? क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो एयरवेज हैं वो क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा नैरो हो गई हैं, वहाँ पे म्यूकस की कुमुलेशन हो गई है। इसलिए जब हम लोग जो है वो एयर को एक्सपेल करेंगे बाहर तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से जो है वो एयर जो है वो बाहर एक्सपेल होगी, तो इसलिए क्या होगा कि उसमें हमारे पास विस्लिंग साउंड आएगा। आगे आता है हमारे पास चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस क्यों फील होगी? क्योंकि एयरवेज जो है वो नैरो है, उनमें इन्फ्लामेशन है, म्यूकस की कुमुलेशन है, तो इजीली जो है वो एयर जो है वो एक्सपेल नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए जो है वो हमें चेस्ट टाइटनेस जो है वो फील होगी। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब क्या होता है कि काफ़ी टाइम से जो है वो इन्फ्लामेशन हुई हुई है, म्यूकस की कुमुलेशन हुई हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया है या वायरसेस हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो इन्फ्लेम्ड जो एयरवेज हैं उन पे अटैक कर सकें, तो इसलिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है या फिर फ्रीक्वेंट बार बार होता है। उसके बाद हमें आता है, हमारे पास आता है इनलार्ज एल्वोलाई। इनलार्ज एल्वोलाई क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एयर जो है इन एल्वोलाई के अंदर ट्रैप्ड हो जाती है। जो एयर बाहर से आनी है वो अंदर नहीं आ पाती, जो अंदर एयर है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर नहीं जा पाती, तो इनका जो एल्वोलाई है वो इनलार्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स का डायमीटर है वो भी जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है वेट लॉस। वेट लॉस हो सकता है पर्सन का, क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा
बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट लगानी पड़ रही है ब्रीथिंग के अंदर, और जिसकी वजह से वो अपने फूड का इंटेक जो है वो भी कम कर देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। ना हम लोग बात करते हैं एडवांस सिम्टम्स की। एडवांस सिम्टम्स कौन से हैं कि जब हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या फिर COPD जो है वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो उसमें वो एडवांस सिम्टम्स जो है वो शो करते हैं। तो ये इसके एडवांस सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है हमारे पास के साइनोसिस जो है इसमें क्या हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है ऑफ द स्किन की। हमारे जो नेल्स और हमारे लिप्स जो होते हैं उनका जो है वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लूइश हो जाते हैं, जो कि क्या शो करते हैं कि हमारे जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो पा रहा। ऑक्सीजन का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो लो हो चुका है। तो ये था, ये साइनोसिस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड पे हमारे पास मॉर्निंग हेडेक। मॉर्निंग हेडेक की होती है क्योंकि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहीं पे एल्वोलाई में ट्रैप्ड हो गई है। ये जैसे कि ये हमारे पास ये हमारा नॉर्मल जो है ये एल्वोलाई है, तो क्या हुआ है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहीं पे जो है वो ट्रैप्ड हो गई है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये बाहर नहीं निकल पा रही, जो बाहर की एयर है वो अंदर नहीं आ पा रही। तो इसकी वजह से जो है क्या हो जाएगी, एयर की कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रैप्ड होने की वजह से यहाँ पे मॉर्निंग हेडेक हो सकती है। देन आता है हमारे पास हिमोप्टिसिस। हिमोप्टिसिस क्या होता है, हिमोप्टिसिस का मतलब होता है कि ब्लड इन कफ। जब हम लोग कफ करें तो उसमें क्या है, ब्लड आए। वो किस वजह से आ सकता है, क्योंकि जो हमारी जो वॉल्स हैं एल्वोलाई की वो क्या हो चुकी हैं, वो डैमेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कफिंग में ब्लड आ सकता है। तो ये थे हमारे पास एडवांस साइंस एंड सिम्टम्स जो कि सीवियर COPD के अंदर जो है वो क्या होते हैं, शो होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो। अगर कोई आप लोगों को डिफ़िकल्टी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।